हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं रुचि गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू आकार एकेडमी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए मैं उसके प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन को लेकर आई हूँ। आज मैं उसको सॉल्व करवाऊँगी। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल चल रहा है और चुनाव समाप्त होते ही एक परीक्षाओं का दौर चलेगा, जिसमें उत्तर प्रदेश में भी वैकेंसियों की भरमार होगी। जैसे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पुलिस की भी वैकेंसी आएगी, लेखपाल की भी वैकेंसी आएगी, UP-SSC की भी कुछ वैकेंसियाँ आएंगी। इसलिए अगर हम आज आप लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रीवियस ईयर को सॉल्व करवाऊंगी। आइए हम उसके कुछ क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आता है और हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। इसमें ये क्वेश्चन ये है कि इसमें यह बताना है कि मीराबाई द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है। तो राग गोविंद ये भी मीराबाई द्वारा रचित रचना है, गीत गोविंद भी मीराबाई की रचना है और राग सोरठा के पद भी मीराबाई की रचना है। लेकिन वैदेही वनवास ये रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिऔध। अर्थात इसका डी विकल्प सही होगा। इसके लेखक, इसके रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। इसका डी विकल्प सही होगा। हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? हिमतरंगिणी, समर्पण, युगचरण, माता। ये चारों रचनाएं माखनलाल चतुर्वेदी की हैं, लेकिन हमको ये जानना है कि इनको किसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। माखनलाल चतुर्वेदी को हिमतरंगिणी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। हिमतरंगिणी इनको किस सन में दिया गया था? 1955 ईस्वी में। और ये एक कविता संग्रह है। अगर अब बात ये आई है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की, तो ये किस सन में स्टार्ट हुआ था? इसकी स्थापना हुई थी 1954 में और साहित्य अकादमी पुरस्कार को 24 भाषाओं में दिया जाता है। और वो 24 भाषाएं कौन कौन सी हैं? जो संविधान में 22 भाषाएं दी गई हैं प्लस इंग्लिश प्लस राजस्थानी। अर्थात 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। हम बढ़ते हैं अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये है एक गद्यांश। हम इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे और जितना भी इसका क्वेश्चन होता है सारा आंसर इसी में छिपा रहता है। हम इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो हम सारा आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं। क्या है? नीचे दिए गए गद्यांश के बाद प्रश्न 3 से 7 तक दिए गए हैं। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर चुनें। इसमें क्या है गद्यांश में, पढ़ते हैं इसको। पारखी डॉक्टर बोगल ने यूं ही चंबा को अचंबा नहीं कह डाला था और इसमें सैलानी भी इस नगरी में यूं ही नहीं खींचे चले आते। चंबा की वादियों में ऐसा कोई सम्मोहन जरूर है जो सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देता है और बार बार यहाँ दस्तक देने चले आते हैं। जहाँ मंदिर में उठती स्वर लहरियाँ परिवेश को आध्यात्मिक बनाती हैं, वहीं रावी नदी की मस्त रवानगी और पहाड़ों से आते शीतल हवा के झोंके से सैलानियों को ताजगी का एहसास कराते हैं। चंबा का इतिहास, कला, धर्म और पर्यटन का मनोहारी मेल है और चंबा के लोग अलमस्त फक्कड़ तबीयत के चंबा की पहाड़ियों को ज्यों ज्यों हम पार करते हैं, आश्चर्यों के कई वर्ग सामने खुलते जाते हैं।
प्रकृति अपने दिव्य सौंदर्य की झलक दिखलाती है। चंबा का यह सौभाग्य रहा है कि एक से एक बड़ा कलाप्रिय, धार्मिक और जनसेवक राजा यहाँ पे राजा होना चाहिए, राजा मिला। इन राजाओं के काल में न सिर्फ यहाँ की लोक कलाएँ फली फूली, इन कला प्रिय नरेशों में राजा राजश्री सिंह 1844, राजा राम सिंह 1873 व राजा भूरी सिंह 1904 के नाम निर्देश रूप से उल्लेखनीय है। वास्तुकला हो या भित्ति चित्रकला, मूर्तिकला हो या काष्ठ कला, जितना प्रोत्साहन इन्हें चंबा में मिला शायद अन्यत्र कहीं मिला हो। चंबा की कलम शैली ने खास अपनी पहचान बनाई। किसी घाटी की ऊंचाई पर खड़े होकर देखें तो समूचा चंबा शहर भी किसी अनूठी कला कृति जैसा ही लगता है। अब इससे हमारा क्वेश्चन ये बना है कि चंबा का इतिहास, धर्म और पर्यटन का मेल कैसा है। अब मन को हरने वाला है, दर्द देने वाला है, नापसंद आने वाला है कि ठीक ठाक। हम ऊपर पढ़े हुए हैं कि यह चंबा की वादियों में ऐसा सम्मोहन जरूर है जो सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देता है और बार बार यहाँ दस्तक देने चला आता है। तो इसका इतिहास ऐसा है कि जो सैलानियों मतलब पर्यटक होता है, पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। मंत्रमुग्ध कर देता है मतलब मन को हरने वाला है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, मन को हरने वाला है। हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, डॉक्टर बोगल ने चंबा को अचंभा कहा। वहाँ से आने के बाद कि अनुभव के बाद, किसी से सुनने के बाद या देखने के बाद, बोगल को चंबा को अचंभा तब कहा जब वो वहाँ से पूरा देखे, सब कुछ अनुभव किए, अपने अनुभवों के अनुसार पर वो चंबा को अचंभा कहे। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, अनुभव के बाद। इसका तीसरा क्वेश्चन ये है, चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया। अब राजा के कारण, स्थिति के कारण, प्रजा के कारण या परिस्थिति के कारण। चंबा को अचंभा इसलिए कहा गया, वहाँ के राजा, यहाँ पे चंबा को अचंभा इसलिए कहा गया, इन राजाओं के काल में न सिर्फ यहाँ की लोक कलाएँ फली फूली, इन कला प्रिय नरेशों में राजा राम, इनके सब में। अब चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया। अब यहाँ पे है, चंबा का यह सौभाग्य रहा कि उसे एक बड़ा कलाप्रिय, धार्मिक और जनसेवक राजा मिला। आखिर राजा के कारण चंबा को सौभाग्यशाली कहा, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। और दूसरा, चंबा की किस शैली में अपनी पहचान बनाई। चंबा की किस शैली ने, तो चंबा की कलम शैली ने खास अपनी पहचान बनाई थी। इसका सी ऑप्शन सही होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें है, वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेदों में से पहचानिए। वशीकृत शब्द का यहाँ पे समानार्थी बनाना है। वशीकृत मतलब किसी को वश में कर लेना या अपने तरफ खींच लेना या आकर्षित करना। तो यहाँ पे क्या होगा, देखते हैं हम ऑप्शन। ख्याति, ख्याति मतलब होता है मान सम्मान। मंत्रमुग्ध मतलब मन को हरने वाला। उल्लेखनीय मतलब प्रचलन में है। सैलानियों मतलब पर्यटक। तो वशीकृत मतलब वश में करने वाला या मन को हरने वाला। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा आपका। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद्य के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। भिखारिन को देख कर पट देत बार बार। यहाँ पर पट जो शब्द है इसका 2 अर्थ होता है। एक अर्थ होता है वस्त्र और दूसरा होता है दरवाजा। जब किसी शब्द का एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ पर होता है श्लेष अलंकार। इसका अर्थात इसका ए ऑप्शन सही है। अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार वह होता है जहाँ काव्य का वह भाग जहाँ पर कुछ बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और रूपक अलंकार किसे कहते हैं। रूपक अलंकार वो होता है जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप दिया जाता है, जैसे चरण कमल बंदव हरिराई। और उत्प्रेक्षा अलंकार, इसको उत्प्रेक्षा होना चाहिए था, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जैसे
सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलौने गात, मानव नीलमणि शैल पर आता पर्यो प्रभात। मतलब इसमें जहाँ जन्म मानव जैसे वर्ड आते हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अर्थात यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हो। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। तो यहाँ पे अंडरलाइन होना चाहिए था, यहाँ पर अंडरलाइन नहीं हुआ। रेखांकित शब्दों का पूछा है, तो क्या ऑप्शन इसका क्या होगा? विस्मयादि बोधक, सेकंड है संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या क्रिया विशेषण। विस्मय बोधक जो वह अव्यय जो हर्ष शोक को व्यक्त करता है वहाँ पर विस्मय बोधक होता है। जैसे हे, अरे, हाय जैसे वर्ड आते हैं वहाँ पर विस्मय बोधक होते हैं। और संबंध बोधक ये संज्ञा सर्वनाम के बाद में आते हैं। और समुच्चय बोधक अव्यय जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता न बतलाकर एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं वहाँ पर समुच्चय बोधक होता है। जैसे लेकिन, किंतु, परंतु इत्यादि। और क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, इत्यादि। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना रहा। तो लेकिन किस में आएगा? समुच्चय बोधक। अर्थात आपका सी ऑप्शन सही है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है। अब इसका सही ऑप्शन क्या है हमें वो बताना है। तो पहला है विद्यालय के बाएं बड़ा मैदान है। बाएं बड़ा मैदान है, ये नहीं हो सकता। विद्यालय के बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, ये हो सकता है, लेकिन हम अगला देख लेते हैं। विद्यालय में बड़ा सा मैदान है, ये भी नहीं हो सकता। विद्यालय के बाएं बड़ा सा मैदान है, ये भी नहीं हो सकता। अर्थात इसका बी ऑप्शन सही है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता कि जहाँ छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहते हैं। जहाँ छंद में सभी चरण समान होते हैं, समान मतलब यहाँ से ये पता चल रहा है जहाँ सभी चरण समान होते हैं मतलब सम, मतलब सम मतलब सममात्रिक छंद। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। लेकिन हम इन सब ऑप्शन के भी बारे में जान लेते हैं। मात्रिक छंद क्या होता है? जहाँ पर मात्रा की गणना की जाती है। जहाँ पर मात्रा की गणना की जाती है वहाँ पर मात्रिक छंद होता है। यही मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं, विषम मात्रिक छंद, अर्ध मात्रिक छंद, सममात्रिक छंद। अर्ध मात्रिक छंद क्या होता है? जिसमें आधे चरण की मात्राएं समान होती हैं, उसे अर्ध मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे दोहा, सोरठा और दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। और दोहा का उल्टा सोरठा होता है। और विषम मात्रिक छंद जिसमें मात्राएं समान नहीं होती, इसमें जैसे कुंडलियां आती हैं। कुंडलियां 2 चीजों से मिलकर बना होता है, एक दोहा प्लस रोला। इसमें रोला में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। और सममात्रिक छंद का उदाहरण होता है चौपाई, रोला। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं
और रोला में प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है, जिसमें सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहते हैं? जिसमें सभी चरण समान होते हैं उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। अर्थात हमारा सी ऑप्शन सही है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों का सही अर्थ वाला विकल्प है। हमारा क्वेश्चन ये है, घाट घाट का पानी पीना। अब इसका सही आंसर क्या हो सकता है? प्यास बुझाना, खुशी मनाना, लज्जित होना, बहुत अनुभवी होना। प्यास बुझाना ये तो हो नहीं सकता, खुशी मनाना ये भी नहीं हो सकता, लज्जित होना इसका होता है पानी पानी होना मतलब लज्जित होना, बहुत अनुभवी होना यही हमारा आंसर है। जैसे घाट घाट का पानी पीना, बहुत लोग कहते हैं उन्होंने बहुत घाट घाट का पानी पिया है, इसका मतलब उन्होंने बहुत अनुभव लिया है, अर्थात इसका डी विकल्प सही होगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहाँ किस भाव की उपस्थिति होता है। हमारा क्वेश्चन ये है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? हास्य, वीर, वात्सल्य या करुण। हास्य का अस्थाई भाव होता है हास, जहाँ कुछ बोलने से हमें हंसी प्रतीत हो वहाँ हास्य होता है। वीर का अस्थाई भाव होता है उत्साह, और वात्सल्य रस मतलब बच्चों के प्रति प्रेम, यहाँ वात्सल्य प्रेम। और शोक का अस्थाई भाव, करुण का अस्थाई भाव होता है शोक। अर्थात हमारा क्वेश्चन ये है कि किसी हानि के कारण शोक या भाव उपस्थित होता है वहाँ किस भाव की उपस्थिति होता है। तो करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। हमारा क्वेश्चन ये है, राधा स्कूटी चला रही है, इसमें भाववाच्य बताना है। भाववाच्य क्या होता है? जिसमें भाव की प्रधानता होती है, जिसमें हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं वहाँ भाववाच्य होता है। जैसे मुझसे लिखा नहीं जाता, मुझसे ये काम किया नहीं जाता, जहाँ पर हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं वहाँ पर भाववाच्य होता है। वाच्य वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। हमको भाववाच्य बताना है, तो जहाँ हम अपने भाव को व्यक्त करते हैं वहाँ पे भाववाच्य होता है। तो हम अपना ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। राधा से स्कूटी चलाई जाती है, राधा से स्कूटी चलती है, राधा स्कूटी चलाई, स्कूटी राधा चलाई। तो हम आपको बताएं जहाँ अपने भावों को व्यक्त करते हैं, तो कहाँ पे हम भाव, इसमें कौन से ऑप्शन में लग रहा है यहाँ भाव व्यक्त किया जा रहा है? तो राधा से स्कूटी चलाई जाती है, यहाँ पे चलाई जाती है, वो अपने भाव को व्यक्त कर रहा है, तो ये इसका ए ऑप्शन सही होगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें ये क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है? हमें उद्धरण चिन्ह को पहचानना है। उद्धरण चिन्ह क्या होता है, कैसे होता है? लिखा है, पद्मश्री श्रीमती श्यामा चोना, माँ ने कहा बेटा सदा उन्नति करो, वाह, यहाँ पे विस्मय बोधक चिन्ह होना चाहिए था, वाह कितना मज़ा आ रहा है, तुम्हारी परीक्षा कब से शुरू है। हम इसमें हमको उद्धरण चिन्ह पहचानना है। पहले हम एक एक करके जानते हैं कहाँ पर कौन सा चिन्ह का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर है तुम्हारी परीक्षा कब से शुरू है, मतलब ये जो है शुरू है, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। और वाह कितना मजा आया, यहाँ पर ये विस्मय बोधक चिन्ह है। माँ ने कहा बेटा सदा उन्नति करो, यहाँ पर ये जो चिन्ह लगा हुआ है
ये है निर्देशक चिन्ह। यहाँ पे माता जी उनको निर्देश दे रही हैं, ये निर्देशक चिन्ह होता है। और यहाँ पर है पद्मश्री श्रीमती श्यामा चोना, यहाँ पर ये जो है यही होता है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एकल, एक होता है युगल। युगल मीन्स आप जान ही रहेंगे, युगल मीन्स पेयर, मतलब जोड़े में होता है। इसको हम ऐसे इंडिकेट करते हैं। सर ये क्या होता है? ये होता है, और युगल ये होता है। इसे ही इंग्लिश में इन्वर्टेड कामा बोलते हैं, अर्थात हमारा ए ऑप्शन सही है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए सही समास वाला विकल्प है। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर क्वेश्चन है चक्रधर, इसका सही समास बताना है, इसका समास विग्रह करना है। चक्र है धर में जिसके, चक्र है अधर में जिसके, चक्र धारण किया है जिसने, चक्र है धर में जिसके। इसमें हमका इसका सही समास बताना है। चक्र है धर में जिसके, ये नहीं हो सकता। चक्र है अधर में जिसके, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, अधर में होठ होता है। चक्र धारण किया है जिसने, चक्र है धर में जिसके, ये भी नहीं हो सकता, अर्थात आपका सी ऑप्शन सही है। और चक्रधर मतलब चक्र को धारण किया है जिसने, अर्थात भगवान विष्णु। इसमें बहुब्रीहि समास है। इसमें बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ये मिलकर किसी अन्य ओर के इशारा करते हैं, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। जैसे चक्रधर का एग्जाम्पल तो हो ही गया। और हिंदी में समास 6 प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। इसके लिए आपको याद करने के लिए एक ट्रिक है, जैसे अब तक दादा, अब तक दादा, तो आ से होगा अव्ययी भाव, बा से होगा बहुब्रीहि, और ता से होगा तत्पुरुष, और का से होगा कर्मधारय, और एक दा से होगा द्वंद्व, और एक दा से होगा द्विगु समास। हम समास के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दिए हैं, अर्थात इसका सही आंसर सी होगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है, अर्थात वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। इसमें क्या है, रात को घूमने वाला क्या हो सकता है, भ्रमणी, तपस्या करने, तपस्वी, निशाचर, अजर। भ्रमणी मतलब भ्रमण करने वाला, उसे भ्रमणी कहते हैं। और है तपस्वी, तपस्या करने वाला। अजर, जो कभी बूढ़ा ना हो। अर्थात हमारा एक ही ऑप्शन बचा, निशाचर, अर्थात इसका सी ऑप्शन सही होगा। रात को घूमने वाले को निशाचर कहते हैं। भ्रमणी, भ्रमण करने वाला, तपस्वी, तपस्या करने वाला, अजर, जो कभी बूढ़ा ना हो, अर्थात इसका सी ऑप्शन सही है।
अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से एक दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनें। अब हमारे पास क्वेश्चन है मुद्रा। हमें मुद्रा का अनेकार्थी शब्द बताना है। मुद्रा का अनेकार्थी शब्द क्या क्या हो सकता है? मुद्रा का अनेकार्थी शब्द होता है सिक्का, सिक्का भी हो सकता है इसका अनेकार्थी शब्द। रूप, अंगूठी, ये सब इसके विभिन्न, इसके अनेकार्थी ये सब शब्द हैं। और भाग का क्या होता है? भाग मतलब हिस्सा, इसका अनेकार्थी शब्द हिस्सा होता है, अंश होता है, अंग होता है। और पर्वत का क्या क्या हो सकता है? पर्वत का पहाड़ होता है, शैल होता है, भूधर होता है, महीधर होता है। गोद का अंक भी होता है। तो हमसे पूछा है मुद्रा, मुद्रा का क्या हो सकता है? हमने आपको बताया सिक्का, रूप, अंगूठी, इसके विभिन्न अनेकार्थी शब्द हैं। इसका सही ऑप्शन ए होगा, अर्थात इसका ए विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से सही कर्ता कारक को पहचानिए। कर्ता कारक को हम कैसे पहचानेंगे? पहले हम ये जानते हैं कारक कितने प्रकार के होते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। हम 8 को पहचानने के लिए हम आपको छोटी सी ट्रिक बताते हैं, आप उसको याद कर लीजिएगा। कारक 8 प्रकार के होते हैं। आप ऐसे याद कर लीजिएगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान का के लिए अपादान से अलगाव संप्रदान हो गया। संबंध बोधक, अधिकरण, संबोधन। संबंध में होता है का, की, के, को। अधिकरण में या पर, और संबोधन में हे, अरे, हो। यही कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक वहाँ पे होगा जहाँ पे ने लिखा रहेगा। कर्म कारक को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से अलगाव की स्थिति में, संबंध कारक का, की, के, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे। तो हमारा क्वेश्चन ये है, रोहन ने हॉकी खेली। यहाँ पर ने आ रहा है, हमने के लिए आपको क्या बताए हैं? कर्ता कारक। तो इसमें यही पहचानना है कि कर्ता कारक को पहचानिए। तो यहाँ पर ने क्या होगा? आपका बी ऑप्शन सही होगा।
आपको हम आई होप हम उम्मीद करते हैं आपको ये 8 प्रकार के कारक समझ आएंगे। आप इसको ऐसे ही याद कर लीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से, संपादन को के लिए, अपादान से, अलगाव की स्थिति में, संबंध का की के, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे, हो। ये 8 प्रकार के कारक होते हैं। हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। नीचे दिए गए विकल्प का सही विकल्प पहचानिए। कर्ता का अर्थ क्या होता है? कर्ता का अर्थ क्या होता है? इसका सही अर्थ ये होता है कार्य करने वाला। जो कार्य को करता है उसको कर्ता बोलते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन है जो संबंध जोड़े, जो कार्य करे, जिससे काम हो, जिसका काम हो। हमने आपको बताया कर्ता का अर्थ क्या है, जो कार्य करे अर्थात काम करने वाला। तो इसका बी ऑप्शन सही जाता है, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही होगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देख रहे होंगे कितनी इजी तरीके से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम हिंदी आप लोगों को पढ़ना थोड़ा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। इसमें काल पहचानना है, इसमें कौन सा काल होगा। आज वर्षा होगी, मतलब अभी वर्षा हुई नहीं है, वर्षा होगी। इसका मतलब सामान्य भविष्यकाल है, तो इसमें दिया गया सामान्य वर्तमान काल, ये भी आपका नहीं होगा। सामान्य संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान वो काल होता है जो प्रेजेंट में चल रहा है। सामान्य भविष्यकाल ये आपका सही आंसर है। जिसका काम हो ये तो वैसे भी नहीं होगा, अर्थात आपका सी ऑप्शन सही जाता है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। क्रिया के 2 भेद होते हैं। एक अकर्मक, दूसरा सकर्मक। अब अकर्मक सकर्मक होता क्या है इसको जान लेते हैं, छोटी सी बात है। अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ता है, और सकर्मक क्रिया क्या होता है जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। तो हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं और उसको पहचानते हैं। कैसे हम पहचानेंगे सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया? जिसमें पहला ऑप्शन है कशिश हंस रही है। कशिश तो करता है और हंसना तो क्रिया है। तो यहाँ पर क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा है, अर्थात कौन हंस रहा है? कशिश हंस रही है। यहाँ पर अकर्मक क्रिया है तो ये होगा नहीं। चिड़िया उड़ रही है, यहाँ पर चिड़िया करता है और उड़ना क्रिया है। कौन उड़ रहा है? चिड़िया उड़ रही है। यहाँ पर भी क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा है, अर्थात ये भी अकर्मक क्रिया है तो ये भी नहीं होगा। और तीसरा है सूरज उग रहा है। उगना क्रिया है, सूरज करता है। तो कौन उग रहा है? सूरज उग रहा है, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया है तो ये भी नहीं होगा। लेकिन अब डी ऑप्शन बचा है, सीता वीणा बजा रही है। यहाँ पर सीता करता है और वीणा कर्म है और बजाना क्रिया है। तो सीता वीणा बजा रही है, यहाँ पर क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है। सीता क्या बजा रही है? वीणा बजा रही है, अर्थात यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी, अर्थात आपका डी ऑप्शन सही है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग शब्द है। अब हम देखते हैं, सम्राज्ञी का पूछा है तो राजा का स्त्रीलिंग होता है रानी, महाराजा का होता है महारानी, सम्राट का ही होता है सम्राज्ञी और बादशाह का होता है बेगम, अर्थात हमारा सी ऑप्शन सही होगा। सम्राट का ही होता है सम्राज्ञी। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और दिया गया है, नीचे दिए गए
शब्द का सही बहुवचन वाला विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन गलत लिख दिया गया है, यहाँ पे चिड़िया होना चाहिए था और यहाँ पे चिड़िया। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? चिड़िया, चिड़ियाएँ, चिड़ियों, चिड़ा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ये होगा। सही ऑप्शन ये कैसे होता है? जिस संज्ञा शब्द के पीछे या के ऊपर चंद्र बिंदु लग जाता है तो वहाँ पर बहुवचन बन जाता है। तो अर्थात हमारा ये ऑप्शन सही है। हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें। वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं, उन्हें क्या कहा जाता है? वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं, जैसे का हमको लिखना है, लेकिन इसको कैसे लिखेंगे? का एक वर्ड है और इसको स्वर की सहायता से बोला जाता है तो उसे व्यंजन कहते हैं। अर्थात हमारा बी ऑप्शन सही है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन है अनुस्वार, अनुनासिक, हलंत या स्वर। तो अनुस्वार, अनुनासिक, हलंत या स्वर, इसका सी ऑप्शन होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए। शक्ति शब्द का विशेषण बनाना है तो इसका विशेषण कैसे बनेगा? शक्तिवर्धक, शक्तिशाली, शक्तिरोधक या सशक्त। अब इसमें विशेषण शब्द शक्ति में अगर शाली हम जोड़ दें तो हो जाएगा शक्तिशाली। शक्तिशाली एक विशेषण शब्द है। अगर ये शक्तिशाली मानव के सामने लग जाए, जैसे शक्तिशाली मानव, मानव कैसा है? शक्तिशाली है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानिए। कोई आपसे मिलने आया है, यहाँ पर कोई शब्द पे रेखांकित होना चाहिए था, हुआ नहीं। कोई आपसे मिलने आया है, तो कोई मतलब कुछ निश्चित नहीं है, इसका मतलब अनिश्चित है, तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अर्थात हमारा ए ऑप्शन सही है। प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछा जाए। संबंधवाचक, जो 2 सर्वनामों के बीच संबंध बताता है, जैसे जैसा करोगे वैसा पाओगे। और निजवाचक, जहाँ पे अपनत्व का बोध हो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है, जैसे अपने आप, स्वयं, ये सब। अर्थात हमारा ए ऑप्शन सही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अयोध्या प्रसाद सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? झरना जयशंकर प्रसाद की है, प्रेम पलाप ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, और अंधा युग है धर्मवीर भारती की। अर्थात हमारा बी ऑप्शन सही है, जो कि प्रिय प्रवास है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। मधुशाला है हरिवंश राय बच्चन की, हरिवंश राय बच्चन की है। मुद्रा राक्षस भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा की है। अर्थात हमारा बी ऑप्शन सही होगा, मैला आंचल है फणीश्वरनाथ रेणु का। हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्द नहीं डैश होते हैं। क्रिया, अव्यय, शब्दांश, सर्वनाम। तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्द नहीं बल्कि शब्दांश होते हैं। शब्दांश होते हैं मतलब इनका प्रयोग अकेले नहीं होता है। उपसर्ग और प्रत्यय में यही अंतर है कि उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय किसी शब्द के बाद में लगता है। अर्थात उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्द नहीं शब्दांश होते हैं। अर्थात हमारा सी ऑप्शन सही होगा।
हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। मक्षिका, हमारा क्वेश्चन है मक्षिका, इसका सही तद्भव रूप क्या हो सकता है? मोर, भंवरा, मेढक, मक्खी। मोर का होता है मयूर, भंवरा का होता है भ्रमर, मेढक का होता है मंडूक, अर्थात हमारा डी ऑप्शन सही है, मक्खी का होता है मक्षिका। हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है, अर्थात उसके पीछे कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। तो शिष्य, शिष्या तो शिष्य बना हुआ है, इसमें आ प्रत्यय लगा हुआ है। शेर, शेरनी, शेरनी में शेर प्लस नी, इसमें नी प्रत्यय लगा हुआ है। दया में मैं प्रत्यय लगा हुआ है। अब परिचय है, परिचय में ही प्रत्यय नहीं लगा, अर्थात हमारा डी ऑप्शन सही है। परिचय में परि उपसर्ग लगा है लेकिन इसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। सन्यासी का क्या होगा? गृहस्थ, वैरागी, शिष्ट, सुलभ। सन्यासी का विकल्प होगा, विपरीत शब्द होगा गृहस्थ। शिष्ट का अपशिष्ट होता है, सुलभ का दुर्लभ होता है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला शब्द है। नारी, नारिच्छा, नारिच्छा शब्द का संधि विच्छेद करना है। नारी प्लस इच्छा, नर प्लस इच्छा, नारी प्लस इच्छा, नारी प्लस छा। तो नारी प्लस इच्छा इसका सही संधि विच्छेद होगा, अर्थात सी ऑप्शन इसका सही है। इसमें नारी प्लस इच्छा, अर्थात हमारा सी ऑप्शन सही है। हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। नियत, नियत शब्द का हमको बताना, इसके लिए सही विकल्प क्या हो सकता है? निश्चित, इच्छा, तरफ, गरीब। नियत का इच्छा तो होगा नहीं, तरफ तो होगा नहीं, गरीब होगा नहीं, नियत का होता है निश्चित। जैसे हम कहते हैं ये काम हम अपने नियत समय से कर लें, नियत मतलब निश्चित होता है, अर्थात हमारा ए ऑप्शन सही है। हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, और क्या क्वेश्चन है देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ शब्द है। अब शरीर का हमको बताना है, इसका सही समानार्थी शब्द क्या है? कलेवर, बिटप, पद्मा, महिला। महिला मीन्स औरत होता है, पद्मा ये देवी लक्ष्मी होती हैं, बिटप मीन्स वन होता है। तो हमारा बचा ए ऑप्शन, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए कलेवर। तो आज के हमारे सारे क्वेश्चन हो गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रीवियस ईयर था, हमने आपको सॉल्व करवाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।